राजा आंबी की सेना में था, पर कुछ निजी कारणों से सेना को छोड़ व्यापार करने लगा। व्यापार भी सही चल रहा था, लेकिन राजा के आत्मसमर्पण के बाद मैं अपने परिवार को लेकर वहां से निकल गया। आपकी तरह मैं भी नए प्रायोजनों की तलाश में मगध आया हूं। मुखिया ने चाणक्य की बात सुनकर कहा, गांधार के बाद अब मगध ही एक ऐसा राज्य है जहां व्यापार जमाया जा सकता है। इसलिए हमने भी अपने परिवार के साथ यहां आने का निश्चय किया। वैसे आपका परिवार, क्या आपका परिवार भी आपके साथ आया है? चाणक्य ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो लोग अभी तक्षशिला में हैं। मैंने सोचा पहले थोड़ा काम जमा लूं, तभी परिवार को साथ लेकर आऊं, लेकिन यहां पहुंच मुझे अपने इस निर्णय पर संशय हो रहा है। चाणक्य की बात सुन मुखिया गंभीर हो गया। बोला, कैसा संशय? चाणक्य ने द्वार की तरफ देखकर कहा, उन सैनिकों के बीच खड़े उस साधारण पोशाक वाले आदमी को देख रहे हो? चाणक्य राजहंस की ओर इशारा कर रहे थे। मुखिया ने उस दिशा में देखते हुए हाँ में सर हिलाया। चाणक्य आगे बोले, वो आदमी राजा आंबी की सेना में गुप्तचर था। अब जब राजा ने सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए हैं, तो इस गुप्तचर का यहां दिखना मुझे अटपटा सा लग रहा है। चाणक्य की बात सुन मुखिया ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखकर पूछा, पर भला ये यहां खड़ा हो कर क्या रहा है? चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, गांधार से आए लोगों यानी आप और मुझ जैसे लोगों को पहचानने का काम कर रहा है। इसकी एक आवाज पर हम जैसे भोले इंसानों को दुश्मन करार देकर बंदी बनाया जा सकता है। और शायद सेनापति को यह पता ही ना हो कि जिसे उन्होंने मित्र मान रखा है, वो आदमी मित्रता की आड़ में सिकंदर के लिए काम कर रहा है। यह सुन मुखिया और बाकी व्यापारी चौंक गए। मुखिया ने प्रश्न करते हुए कहा, तो इसका हल क्या है? क्या हम मगध में प्रवेश नहीं कर सकते? चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, हल है। इससे पहले कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण करे, तुम उसका सर्वनाश कर दो। अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो इस भीड़ में मौजूद गांधार से आए सभी लोगों को एकजुट हो उस गुप्तचर के खिलाफ आवाज उठानी होगी। चाणक्य की बात सुन व्यापारियों के चेहरों पर एक उम्मीद की किरण जागी और उन्होंने उस गुप्तचर के खिलाफ सबको एकजुट करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां मौजूद सारे व्यापारी एक हो गए। गांधार से आए व्यापारियों का मुखिया सबको ले द्वार की तरफ बढ़ा। चाणक्य भी उसी भीड़ में थे। द्वार पर पहुंच उन्होंने तलाशी ले रहे सैनिक से राजहंस की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह आपके सैनिकों के बीच सादी वेशभूषा में जो आदमी है, क्या आप जानते हैं ये कौन है? इससे पहले कि वो सैनिक कुछ जवाब देता, सेनापति ने उसकी बात सुन कहा, जो भी हो, तुम्हें क्या? वैसे भी प्रश्न पूछना तुम्हारा काम नहीं है। चुपचाप प्रवेश कर जमा करो और तलाशी दो। मुखिया वहीं रुक गया और बोला, तो अब मगध के ये दिन आ गए हैं कि गांधार के गुप्तचर की मदद लेनी पड़ रही है। मुखिया की बात सुन सेनापति चौंक गया। राजहंस को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये कौन है जो उस पर उंगलियां उठा रहा है। सेनापति ने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मुखिया से प्रश्न किया, ताबी है, कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? क्या प्रमाण है कि एक गुप्तचर है? मुखिया थोड़ा डर गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, हम गांधार से हैं और इस आदमी को जानते हैं। यह आदमी राजा आंबी का गुप्तचर था। क्षमा कीजिएगा, लेकिन जिस तरह से आप चौंके, मुझे लगता है शायद आपको भी इसका अतीत नहीं पता है। तो मुझे यकीन है कि इसने आपसे भी झूठ बोला है और मित्रता की आड़ में सिकंदर के लिए काम कर रहा है। यह सुन राजहंस आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, झूठ कह रहा है यह आदमी। मुखिया ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, मैं झूठ हो सकता हूं, लेकिन मेरे साथ खड़े ये लोग, क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? तभी सारे व्यापारी एक साथ बोल पड़े, हाँ, ये गुप्तचर था, हम इसे अच्छे से जानते हैं। चाणक्य का यह दाव अपना काम कर गया। इतने लोगों का एक साथ हो राजहंस को गुप्तचर बताना भला कैसे गलत हो सकता था? सेनापति भुजंग ने तुरंत सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, बंदी बना लो इसे। सैनिक राजहंस की ओर लपके और उसको तुरंत बंदी बना लिया। राजहंस चिल्लाते हुए बोला, झूठे हैं ये सब चाणक्य का किया धरा है, मेरी मानो, ये सब उसी की चाल है। सेनापति ने राजहंस को गर्दन से पकड़ मुखिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये चाणक्य है? उसने नामे सर हिलाया। उसके बाद सेनापति ने 4-5 और लोगों की शक्ल दिखाते हुए बोला, क्या इनमें से कोई चाणक्य है? राजहंस का उत्तर अभी भी ना ही था। सेनापति ने गुस्से में उसे धक्का देते हुए कहा, तो कहां है चाणक्य? झूठ बोलता है, ले जाओ इसे और डाल दो कारागार में। अब इससे सच हम उगलवाएंगे। सैनिकों ने राजहंस को पकड़ा और वहां से ले गए। राजहंस का दाव उसी पर उल्टा पड़ गया था। भीड़ में व्यापारी के भेष में खड़े चाणक्य के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनका रास्ता साफ हो गया था।
और अब वो उन व्यापारियों के साथ मगध में प्रवेश कर गए। मगध में प्रवेश कर चाणक्य पाटलिपुत्र में अपने घर की ओर बढ़ गए। राह में चलते हुए उन्हें यशोधरा की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी और कुछ ही देर में वो अपने घर के समीप थे। अब चाणक्य सतर्क हो एक एक कदम नाप तोल के रखने लगे। घर के बाहर पहुंच उन्होंने देखा कि किवाड़ बंद है। चाणक्य को समझ नहीं आया कि आखिर यशोधरा कहां चली गई। उन्होंने मन में उठ रही अनेक आशंकाओं, अनेक सवालों पर रोक लगाते हुए यशोधरा की प्रतीक्षा करना ही सही समझा। वो घर से कुछ दूर हटकर यशोधरा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। दिन का आखिरी प्रहर शुरू हो चुका था, लेकिन यशोधरा का कोई अता पता नहीं था। चाणक्य के मन को आशंकाओं ने एक बार फिर से घेर लिया। कुछ सोचते हुए वो मनी मन बोले, आखिर कहां है यशोधरा? बाजार गई होती तो अब तक तो लौटने का समय हो गया था। किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? कहीं वो संदेशवाहक जिसे मैंने भेजा था पकड़ा तो नहीं गया? तो शक्टार और शंभू काका दोनों नहीं। ये सब सोच चाणक्य के माथे पर फैली चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। अब अगर किसी से जानकारी मिल सकती थी तो वो थे शंभू काका, लेकिन चाणक्य को यह भी नहीं पता था कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं। लेकिन इस बात की पुष्टि उनके घर जाकर ही हो सकती थी। चाणक्य ने अंतिम बार अपने घर की ओर देखा और फिर शंभू काका के घर की तरफ चल दिए। इधर चाणक्य शंभू काका के घर की तरफ बढ़े तो उधर तक्षशिला में अपनी कक्षा समाप्त कर चंद्रगुप्त सुकन्या से मिलने सेवक कक्ष की ओर चल दिया। लेकिन वो वहां नहीं थी। उसने सुकन्या को ढूंढा, लेकिन वो मिली नहीं। सुकन्या को कहीं ना देख उसने एक सेवक से पूछा, आचार्य चाणक्य का सेवक सुकेतु कहाँ है? मुझे उससे काम था। सेवक ने जवाब देते हुए कहा, शाम में नदी से पानी लेने गया था, लेकिन अब तक तो लौटाना चाहिए था। पता नहीं कहां रह गया। कुछ देर प्रतीक्षा करो, आता ही होगा। चंद्रगुप्त ने कुछ देर प्रतीक्षा की, लेकिन सुकन्या का कोई अता पता नहीं था। सूरज ढल चुका था और अब चंद्रगुप्त को सुकन्या की चिंता होने लगी। उसने अब और प्रतीक्षा ना करते हुए अपनी तलवार पकड़ी और नदी की ओर जाने का निर्णय लिया। उसका यह निर्णय सही भी था, क्योंकि सुकन्या बीच जंगल में 2 डकैतों से घिरी हुई थी। पानी लेकर वापस लौटते हुए सुकन्या की नजर 2 डकैतों पर पड़ी, जो कि एक यात्री को लूट रहे थे। ये देखते ही उसके सामने डकैत का शिकार हुए अपने मृत माता पिता की आकृति उभर आई। उसने तुरंत पानी का बर्तन फेंका और एक मजबूत डंडा उठाकर उन डकैतों पर वार किया। अचानक हुए इस हमले से वो लोग सकपका गए। पीछे मुड़े तो सामने एक नौजवान बालक खड़ा दिखा, जो हाथ में डंडा लिए उनका सामना करने को तैयार था। ये बालक और कोई नहीं, सुकन्या ही थी, जो कि सुकेतु बंद तक्षशिला में रह रही थी। पर उसके रूप को देख कोई नहीं कह सकता था कि वो एक लड़का नहीं, लड़की है। उसकी आंखों में रोष साफ झलक रहा था। वो दोनों डकैत उस यात्री को भूल सामने खड़े बालक की ओर बढ़ते हुए बोले, बहुत अच्छा है ना तुझे योद्धा बनने की, अब देख। ऐसा कह वो दोनों अपनी तलवार ले उस पर टूट पड़े। सुकन्या उनके वार से बचते हुए फुर्ती से एक और कूदी और अगले ही पल उसने डंडे को लहराते हुए उनके पांव पर वार किया। वार के चलते वो दोनों नीचे जा गिरे। सुकन्या और उन डकैतों को आपस में उलझा हुआ देख उस यात्री ने अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही उचित समझा। अब वहां पर सुकन्या और वो 2 डकैत ही थे। सुकन्या ने अपने डंडे से अगला प्रहार किया, लेकिन इस बार उसका वार खाली गया। उन दोनों ने भी उतनी ही फुर्ती दिखाई और उसके वार से बच गए। अगले ही पल उनमें से एक ने अपनी तलवार से सुकन्या पर वार किया। सुकन्या ने हमले से बचने के लिए अपना डंडा आगे कर दिया, लेकिन भला एक डंडा तलवार के आगे कहां टिकता। डंडा कट के दूर जा गिरा और इससे पहले कि सुकन्या संभलती, दूसरे डकैत ने उसके पीछे से सर पर वार कर दिया। सुकन्या ने ऐन मौके पर अपना सर नीचे किया और दूसरी ओर छलांग लगाई, लेकिन उस तलवार के वार ने उसकी पगड़ी को चीर दिया था। पगड़ी पर चीरा लगते ही सुकन्या के केश खुल गए और उसका असली चेहरा उनके सामने आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना एक लड़के से नहीं, बल्कि एक लड़की से हो रहा था। एक निहत्थी लड़की को अपने सामने देख दोनों के चेहरे खिल गए। उन दोनों ने सुकन्या को घेर लिया। उनमें से एक ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतनी सुंदर तो हो, फिर क्यों छुपा रखा है ये रंग रूप? ये सुंदरता पहले ही दिखा देती तो उस यात्री को तो हम ऐसे ही छोड़ देते। उनकी बात सुन सुकन्या आंख बबूला हो गई, लेकिन अब वो अकेली और असहाय थी। वो लोग लाल टपकाते हुए सुकन्या की तरफ बढ़े कि तभी सुकन्या के कानों में चंद्रगुप्त की आवाज गूंजी, माटी।
आवाज सुन जैसे ही वो डकैत चंद्रगुप्त की तरफ मुड़े, सुकन्या को चंद्रगुप्त के शब्द का इशारा समझ आ गया। उसने तुरंत उन दोनों की आंखों में मिट्टी उछाल दी। उन डकैतों को संभलने का मौका नहीं मिला। उनके हाथों से तलवार छूट गई और वो लोग आंखों को उंगलियों से मसलते हुए इधर उधर भटकने लगे। मौका देख चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार की मूठ से दोनों के सिर पर जोर का प्रहार किया और अगले पल दोनों डकैत मूर्छित हो जमीन पर थे। चंद्रगुप्त तुरंत सुकन्या की ओर बढ़ा और बोला, तुम ठीक तो हो? चंद्रगुप्त को सामने देख जैसे सुकन्या के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसने चंद्रगुप्त का धन्यवाद करते हुए कहा, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं ये डकैत मेरे साथ। ऐसा कहते कहते सुकन्या रुक गई। उसकी आंखें नम हो गई। चंद्रगुप्त ने उसे सहारा देते हुए ऊपर उठाया और बोला, कुछ नहीं होता तुम्हें, याद रखना तुम एक योद्धा हो और योद्धा अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हार नहीं मानते। चंद्रगुप्त ने जिस तरह सुकन्या पर अपना विश्वास जतलाया, उसके मन में उठ रही शंका, उसके सवाल मानो सब गायब हो गए। चंद्रगुप्त को अपने साथ खड़ा देख वो खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो एक पल में उसका खोया आत्मविश्वास लौट आया हो। उसके बाद उसने तक्षशिला की तरफ बढ़ते हुए चंद्रगुप्त को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। तक्षशिला आने वाला था कि चंद्रगुप्त ने सुकन्या के खुले केश देखकर कहा, सुकन्या, तुम्हारे सुकेतु बनने का समय आ गया है। और ऐसा कह चंद्रगुप्त ने अपनी पगड़ी खोलकर उसकी तरफ बढ़ा दी। सुकन्या ने उसके हाथ से पगड़ी का कपड़ा लिया और उन दोनों की खिलखिलाती हंसी उस वातावरण में गूंज उठी। इधर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में उदास मन लिए शंभू काका रात्रि का भोज कर जैसे ही अपने शयन कक्ष की ओर बढ़े तो दरवाजे को हल्का सा खुला देख वहीं रुक गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई सेवक नहीं दिखा। सेवक को तो अभी अभी उन्होंने ही भेजा था। उनके मस्तिष्क में अमात्य द्वारा नकली प्रमाण प्रस्तुत कर रक्षा मंत्री शक्टार को राजद्रोही घोषित कर बंदी बनाए जाने के दृश्य कौंध गए। उनकी सांसें तेज हो गई। उन्हें आभास होने लगा कि अब उनका भी समय आ चुका है। उन्हें यकीन हो गया कि अमात्य ने अवश्य किसी मसाई सैनिक को उन्हें मारने भेज दिया, जो कि उस द्वार के अंदर घात लगाए बस उन्हीं का इंतजार कर रहा है। शंभू काका थे बूढ़े, पर उस मसाई सैनिक के सामने अपनी गर्दन झुकाकर उसका शिकार बनना उन्हें मंजूर नहीं था। वो दबे पांव वहां से हटे और दूसरे कक्ष में जाकर अपनी तलवार ले आए। दरवाजे के सामने वापस आकर उन्होंने एक किनारे हो दरवाजे को लात मारी, लेकिन अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब वो सावधानी से दोनों हाथों से तलवार पकड़ अंदर घुसे। उन्होंने झांक के इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। मंत्री शक्टार के पकड़े जाने के बाद शंभुनाथ को पता था कि अब अमात्य का अगला वार उन्हीं पर है, इसलिए अब वो किसी भी जगह सुरक्षित नहीं थे। शयन कक्ष में किसी को ना देख शंभुनाथ ने गहरी सांस ली कि तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। वो तलवार ले जैसे ही पलटे तो सामने चाणक्य थे। चाणक्य ने अपना सर झुकाते हुए उन्हें नमन किया और बोले, ऐसे एक अपराधी की तरह आपके कक्ष में घुसने के लिए क्षमा चाहूंगा काका। चाणक्य को देख शंभू काका की उखड़ी सांस जैसे वापस आई और उन्होंने तलवार को नीचे रख चाणक्य को आशीर्वाद दिया। चाणक्य को देख शंभू काका भावुक थे। उनको भावुक देख चाणक्य चिंतित हो गए और उनसे प्रश्न करते हुए पूछा, सब ठीक तो है ना काका? मैं यशोधरा से मिलने घर गया था, परंतु वो वहां नहीं थी। शंभू काका ने चाणक्य की चिंता को कम करते हुए कहा, यशोधरा सुरक्षित है। चाणक्य के कान मानो यह सुनने के लिए तरस रहे थे। यशोधरा की कुशलता के बारे में जान उन्हें संतुष्टि मिली। शंभू काका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, यशोधरा तो सुरक्षित है। तुम्हारा संदेश मिलते ही मंत्री शक्टार ने उसे उसके मायके भेजने का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाए। उन्हें अमात्य ने राजद्रोह के इल्जाम में फंसा कारागार में डलवा दिया। यह सुन चाणक्य के होश उड़ गए। मंत्री शक्टार का पकड़ा जाना उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। चाणक्य ने हैरानी में पूछा, यह कैसे हुआ काका? शंभुनाथ बोले, अमात्य ने गहरी साजिश रची। उसने यूनानियों का भेजा गया एक निमंत्रण पत्र बड़ी चालाकी से मंत्री शक्टार के कक्ष में रखवा दिया और फिर उनके कक्ष की झूठी तलाशी करवा वो पत्र बरामद कर बड़े दरबार में राजा धनानंद के सामने रख दिया। धनानंद को तो तुम जानते ही हो, अमात्य पे उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। अगले ही पल शक्टार पर राजद्रोह का इल्जाम लग गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। यह सब सुन चाणक्य के अंदर घबराहट उमड़ने लगी।
चिंता की रेखाएं उनके माथे पे उभरने लगी। तभी उन्होंने कुछ सोचते हुए पूछा, काका जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन धनानंद के साथ उससे भी बुरा होगा, ये मेरा प्रण है काका। शंभुनाथ चाणक्य की तरफ देखते हुए बोले, धनानंद की एक कमजोरी का पता चला है मुझे, जिसे उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। चाणक्य ने तुरंत ही उत्सुकतावश पूछा, वो क्या है काका? धनानंद का बेटा पब्बत। यह सुन चाणक्य अचंभित रह गए और बोले, काका उसका बेटा और कमजोरी कैसे? शंभुनाथ आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, हाँ, उसका बेटा पब्बत वो धनानंद का सबसे कमजोर पहलू है, और जिस तरह दोनों में अनबन रहती है यह हमारे पक्ष में है। पब्बत धनानंद से घृणा करता है और इस घृणा का इस्तेमाल हम धनानंद के खिलाफ कर सकते हैं। चाणक्य की दूरदर्शी सोच ने तुरंत ही पढ़ लिया कि आगे की योजना पे कैसे काम करना है। वो ज्यादा देर शंभू काका के यहां रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं था। वो शंभू काका को अपना ख्याल रखने की बात कह उनसे विदा ले वहां से चल दिए। चाणक्य को अब किसी तरह पब्बत से मिलना था, क्योंकि उनकी विजय का अब वही एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल कर धनानंद के निरंकुश शासन को चुनौती दी जा सकती थी। चाणक्य ने रात किसी तरह छिपते छिपाते बिताई, और अगली सुबह उनका प्रथम उद्देश्य था किसी तरह पब्बत से संपर्क स्थापित करना। चाणक्य अपना भेष बदल राजमहल के बाहर आ पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि कुछ ही समय में राजा धनानंद अपने पुत्र के साथ भिक्षा दान के लिए बाहर आने वाले हैं। बाहर भिक्षा ग्रहण करने के लिए नगर के बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिनके बीच चाणक्य भी मौजूद थे। कुछ ही समय में राजमहल का मुख्य द्वार खुला और राजा धनानंद अपने पुत्र के साथ बाहर आए। उनके साथ कई सारे सैनिक और सेवक थे। धनानंद को देखते ही चाणक्य को मानो अपनी ली हुई प्रतिज्ञा याद आ गई। उनका शरीर क्रोध से कांप उठा, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह अपने आप को नियंत्रित किया और सामने घट रही घटनाओं की ओर ध्यान केंद्रित किया। चाणक्य ने पब्बत पे ध्यान दिया तो वो लगभग चंद्रगुप्त की उम्र का था। उसके माथे पे एक राजसी तेज था और उसकी वेशभूषा दूर से ही उसके राजकुमार होने का परिचय दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जैसे कि वो किसी बात को लेकर बहुत नाराज हो और मन ही मन कुड़ा हो। धनानंद के कहने पे वो उनके साथ भिक्षा समारोह का भागीदार बनने आ तो गया था, लेकिन उसका मन विचलित था। उसके चेहरे पे बनावटी हंसी उसकी स्थिति साफ दर्शा रही थी। कार्यक्रम शुरू हुआ और धनानंद ने वहां उपस्थित लोगों को एक एक करके दान देना शुरू कर दिया। चाणक्य एक तरफ खड़े धनानंद और पब्बत के ही क्रियाकलाप देख रहे थे। धनानंद ने पब्बत को भी दान बांटने के लिए आगे किया, लेकिन उसकी सूरत बता रही थी कि वो ये सब जबरदस्ती कर रहा है। उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। अचानक दोनों में दबे हुए शब्दों में कुछ मनमुटाव हुआ और पब्बत चिढ़ते हुए भिक्षा समारोह छोड़कर वहां से चला गया। चाणक्य को समझ नहीं आया कि दोनों में क्या बात हुई, लेकिन यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच संबंध अच्छे तो नहीं है। चाणक्य की नजरें पब्बत पे गई तो वो द्वार से अंदर चला गया था। अब उनकी चिंता यह थी कि आखिर पब्बत से कैसे मिले। वो ये सोच ही रहे थे कि कुछ देर में पब्बत घोड़े पे सवार हो महल के द्वार से बाहर निकला, जिसे देख चाणक्य को आगे की रणनीति समझ आ गई। पब्बत को ऐसे बाहर जाते देख धनानंद ने सेनापति को आदेश दिया कि वो कुछ सैनिकों को उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेजे। आदेश मिलते ही कुछ सैनिक घोड़ों पे सवार हो पब्बत के पीछे चल पड़े। चाणक्य के लिए यह सुनहरा मौका था। उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो पब्बत जंगल की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि उसके कंधों पे धनुष और तरकश था। चाणक्य भी बगैर समय गवाए तुरंत ही जंगल की तरफ बढ़ गए और कुछ ही समय में वो जंगल में थे। चाणक्य का अंदेशा सही था। पब्बत शिकार के लिए आया था। हाथों में धनुष पकड़कर वो शिकार तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक हिरण पे पड़ी। पब्बत ने तुरंत ही निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, लेकिन वो तीर अपना निशाना चूकते हुए सीधा एक पेड़ में जा धंसा। तीर की आहट सुन हिरण तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। अपने शिकार को भागता देख पब्बत मानो अपने आप से ही चिढ़ गया। तभी जिस पेड़ में वो तीर धंसा था उसी के पास से चाणक्य निकलकर पब्बत के सामने आ गए और उस तीर को पेड़ से निकाल दूर खड़े पब्बत को आवाज लगाते हुए बोले, जिस तरह से तुम धनुष साध रहे हो निशाना कभी भी सटीक नहीं लगेगा।
दूर खड़े एक ब्राह्मण को अपनी धनुर्विद्या पर प्रश्न उठाते देख पब्बत का पारा जैसे आसमान छू गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, "छे ये ज्ञान देने वाले तुम होते कौन हो?" चाणक्य वहीं खड़े हो गंभीरता से बोले, "मैं वो हूं जो तुम्हारे निशाने को अचूक बना सकता है।" यह सुन पब्बत और गुस्से में भड़कते हुए बोला, "आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे निशाने पे सवाल करने की? मेरी चूक को मेरी भूल मत समझ बैठिएगा। इतना ही गर्व है ना अपने ऊपर, तो फिर अगले तीर का निशाना मुझे बना के देखो। मैं यहीं इसी पेड़ के सामने खड़ा हूं।" ये बोल चाणक्य उस पेड़ के सामने खड़े हो गए। पब्बत ने भी तैश में आते हुए धनुष चाणक्य की तरफ तान दिया और एक तीर प्रत्यंचा पे चढ़ा डोरी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके निशाने पर अब सामने खड़े चाणक्य थे। विश्वास अपनी शिक्षा और दूसरे को परखने की क्षमता पर पब्बत आखिरी चेतावनी देते हुए चिल्लाया, "मृत्यु से पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दीजिए।" यह सुन चाणक्य एक विश्वास भरी मुस्कान के साथ बोले, "मृत्यु में अभी समय है, तुम निशाना साधो।" पब्बत ने क्रोध में आते हुए धनुष की रस्सी तान ली और अपने आप को स्थिर करते हुए अगले ही पल तीर धनुष से छोड़ दिया। तीर बिजली की गति से चाणक्य की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वो तीर निशाना चूक चाणक्य के बगल से होता हुआ निकल गया। यह देख पब्बत अंदर से जैसे जल उठा। पब्बत ने तीर तो पूर्ण विश्वास के साथ चलाया था, लेकिन परिणाम उसके सामने था। उसका निशाना दोबारा चूक गया था, लेकिन चाणक्य के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि परिणाम क्या होने वाला है। एक अचूक निशाने के लिए सबसे जरूरी होती है एकाग्रता, और इसी की कमी पब्बत में उन्होंने पहले ही पढ़ ली थी। अब चाणक्य पब्बत की तरफ बढ़े और बोले, "अपने लक्ष्य को सही दिशा देने के लिए इंसान को एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और साथ में एक अच्छे शिक्षण संस्थान की। तुम चाहो तो तुम्हें दोनों मिल सकते हैं।" पब्बत उनकी यह बात सुन के असमंजस में पड़ गया कि आखिर वो बोल क्या रहे थे। वो क्रोध भरे स्वर में ही बोला, "आप होते कौन है मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले? तीर का निशाना चूका है, लेकिन तलवार का नहीं चूकेगा।" चाणक्य उसके पास आत्मविश्वास के साथ बोले, "क्या आप उसे भी परखना चाहते हो?" चाणक्य का यह आत्मविश्वास देख पब्बत का दम थोड़ा डगमगा गया। चाणक्य ने यह भांप लिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, "मेरा नाम चाणक्य है और मैं तक्षशिला में आचार्य हूं।" नाम सुनते ही पब्बत को याद आ गया कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मगध और उसके पिता का शत्रु खड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, चाणक्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "मगध की गद्दी पर तो तुम्हारा ही अधिकार है, लेकिन मुझे तुम में संपूर्ण भारत का सम्राट दिखता है। अब चयन तुम्हें करना है, अपने पिता की तरह केवल मगध के राजा बनना चाहते हो या संपूर्ण भारत का सम्राट?" चाणक्य के मुख पर झलक रहे विश्वास का तो तोड़ नहीं था, लेकिन पब्बत ने अपना क्रोधित रूप बनाए हुए ही प्रश्न किया, "तो आज मगध और मेरे पिता का शत्रु ही मुझे सम्राट बनने के सपने दिखा रहा है? यह तो ज्ञात है ना कि मैं कौन हूं?" पब्बत से मानो यह अपेक्षित था। चाणक्य उसका प्रश्न सुन दृढ़ता से बोले, "अच्छे से पता है कि किसके सामने खड़ा हूं। उस भावी राजा के सामने जिसने मुझे शत्रु बताते हुए पिता से पहले मगध का नाम लिया। लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरी शत्रुता मगध से नहीं, राजा धनानंद के निरंकुश शासन से है, और तुम्हारा एक व्यक्ति के ऊपर राज्य को रखना ही तुम्हारे उज्जवल भविष्य का प्रमाण है। चाणक्य की बात सुन पब्बत को यह तो एहसास होने लगा कि उसके सामने उसके पिता को चुनौती देने वाला कोई नाकारा दरिद्र ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक ऐसा सुलझा आदमी था जिसकी हर बात में उसका लक्ष्य और अनुभव झलक रहा था। पब्बत उनको आंख ही रहा था कि तभी एक तरफ से घोड़ों के टाप की आवाज सुनाई दी। चाणक्य समझ गए कि यह जरूर पब्बत की सुरक्षा के लिए भेजे गए सैनिक हैं। चाणक्य के भावों को पढ़ते हुए पब्बत तुरंत अपनी तलवार के मूठ पे हाथ रखते हुए बोला, "मगध राज्य के सैनिक आ रहे हैं। मैं चाहूं तो आपको अभी बंदी बनवा सकता हूं। उसकी बात सुन चाणक्य मुस्कुराए और बोले, "अगर यही तुम्हारा मंतव्य होता तो तुम्हारी तलवार म्यान से कब की निकल चुकी होती। मेरी मृत्यु में ही अगर तुम्हारी संतुष्टि है तो यही सही। मैं जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे राजसी घोड़े मेरी चाल को तो मात दे ही देंगे।" ऐसा कहकर चाणक्य निकलने लगे। तभी पब्बत ने कुछ सोचते हुए हड़बड़ाहट में कहा,
आप मुझसे आज रात्रि जल महल में आकर मिलिए। चाणक्य का दाव सही पड़ गया था और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ वो तुरंत ही एक साई की तरह वहां से गायब हो गए। जहां चाणक्य धनानंद की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को अपने पक्ष में करने में लगे थे, वहीं चंद्रगुप्त के लिए तक्षशिला में अपना स्थान बनाना हर बीतते क्षण के साथ मुश्किल होता जा रहा था। चंद्रगुप्त की आज की कक्षा के शिक्षक थे आचार्य गजानन। जब चंद्रगुप्त ने कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि आचार्य गजानन पहले से ही कक्षा में उपस्थित है। चंद्रगुप्त अन्य विद्यार्थियों के साथ जाकर बैठ गया। चंद्रगुप्त को देख आचार्य गजानन की त्योरियां चढ़ गई, लेकिन फिर कुछ सोच वो मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कुराहट देख चंद्रगुप्त समझ गया था कि आचार्य गजानन उसे आसानी से शिक्षा ग्रहण नहीं करने देंगे। आचार्य गजानन वनस्पति विज्ञान के शिक्षक थे। उन्होंने पाठ आरंभ करने से पहले चंद्रगुप्त और अन्य 2 नए विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया। आचार्य गजानन के बुलाने पर चंद्रगुप्त घबरा गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि आचार्य उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वो उसके गुरु थे और उनकी आज्ञा मानना उसका धर्म था। आखिरकार वो अपने स्थान से उठा और डरते डरते आचार्य के पास पहुंचा। आचार्य ने पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि आज इन तीनों विद्यार्थियों का हमारी कक्षा में पहला दिन है, तो आज कक्षा की शुरुआत इनसे कुछ प्रश्न पूछकर की जाएगी। इतना कहकर आचार्य ने एक सुंदर सा जसवंती के फूल का पौधा सबके सामने रखा और फिर चंद्रगुप्त और उन दोनों लड़कों को देखकर बोले, इस पौधे को देखकर इसके बारे में पूरी कक्षा को बताओ। चंद्रगुप्त ने देखा कि उस छोटे से पौधे में जसवंती के 2-4 फूल खिले हुए थे, जिस कारण देखने में वो पौधा प्यारा लग रहा था। लेकिन उस पौधे का कुछ भाग सड़ने लगा था और वहां जो पत्तियां लगी थीं वो पीली पड़ रही थी और उस पौधे की शोभा को बिगाड़ रही थी। आचार्य का प्रश्न सुन सभी मूक खड़े थे, जिसे देख आचार्य गजानन आश्चर्य में बोले, क्या हुआ? तुम तीनों को इस पौधे के संबंध में कोई जानकारी नहीं? क्यों चंद्रगुप्त, क्या आचार्य चाणक्य ने तुम्हें वनस्पतियों का ज्ञान नहीं दिया? आचार्य गजानन की बात सुनकर चंद्रगुप्त बोला, ऐसा नहीं है आचार्य, ये जसवंती के फूल का पौधा है और इसके फूल का उपयोग पीड़ा और ज्वर की औषधि बनाने में होता है। साथ ही यह हृदय के लिए भी लाभदायक है। बहुत सुंदर चंद्रगुप्त, लेकिन क्या तुम हमें इस पौधे में कोई कमी बता सकते हो? आचार्य गजानन ने गंभीर होते हुए पूछा। चंद्रगुप्त कुछ सोचते हुए बोला, इसमें लगे सूखे पत्ते इसकी शोभा को बिगाड़ रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। आचार्य गजानन खुश होते हुए बोले, लेकिन उनकी खुशी बनावटी थी। उनके मुख से उत्तम सुन चंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली, लेकिन कक्षा में उपस्थित वीरसेन और उसके साथी मन ही मन कुड़ गए। आचार्य गजानन आगे बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये पत्ते इस पौधे की शोभा बिगाड़ रहे हैं। तो बताओ, इनका क्या करना चाहिए? इन्हें इस पौधे से अलग कर देना चाहिए, चंद्रगुप्त ने सरल भाव से उत्तर देते हुए कहा। यह सुन आचार्य बोले, इससे क्या होगा? चंद्रगुप्त पौधे की तरफ देखता हुआ बोला, आचार्य, इससे यह पौधा सुरक्षित रहेगा, वरना धीरे धीरे करके ये पूरा पौधा भी सड़ जाएगा। यह सुन आचार्य गजानन ने उसे आदेश दिया, तो ठीक है चंद्रगुप्त, यह काम तुम करोगे, और सिर्फ इस पौधे से नहीं, तक्षशिला के दक्षिण भाग में जो पुष्प वाटिका है, वहां जितने भी पुष्प वृक्षों पे इस तरह के सड़े गले पुष्प और पत्ते हैं, तुम उन्हें हटाकर उनकी एक ढेरी बनाओ और फिर उसे जलाकर नष्ट करोगे। यह सुनते वीरसेन और उसके साथी छात्रों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। चंद्रगुप्त ने जब यह सुना तो उसे समझ आ गया कि आचार्य उसे काम में उलझाकर कक्षा से दूर रखना चाहते हैं। कुछ सोचकर उसने आचार्य से अपनी बात रखते हुए कहा, क्या मैं कक्षा के बाद इस काम को कर सकता हूं आचार्य? यह सुना आचार्य गजानन ने अपना सर ऊंचा किया और बोले, नहीं, जिस तरह इन सड़े हुए पत्तों की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे ही इस कक्षा में तुम्हारी भी कोई आवश्यकता नहीं। तुम यहां रहे तो इस कक्षा की शोभा बिगड़ जाएगी, इसलिए जाओ और जो काम मैंने दिया है उसे पूरा करो। आचार्य गजानन द्वारा निकाले जाने के बाद भी चंद्रगुप्त वहां खड़ा रहा। यह देख आचार्य का पारा चढ़ गया और वो चिल्लाए, अब क्यों खड़े हो यहां? उनकी गर्जना से चंद्रगुप्त कांप गया, लेकिन किसी तरह साहस जुटा एक अंतिम प्रयास करते हुए बोला,
आचार्य, ये पत्ते सूखे अवश्य हैं, किंतु बेकार नहीं है। देखा जाए तो इस प्रकृति में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, पर अगर मैंने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो मेरा जीवन जरूर बेकार हो जाएगा। उसकी बात सुन आचार्य गजानन तंज कसते हुए बोले, यदि ऐसा है तो प्रमाणित करो कि ये पत्तियां बेकार नहीं है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं स्वयं तुम्हें अलग से आज का पाठ पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर यह प्रमाणित नहीं कर सकते तो जो कहा गया है वो करो। चंद्रगुप्त के पास इसका कोई उत्तर नहीं था और ना चाहते हुए भी उसे कक्षा से बाहर निकलना पड़ा। वीरसेन और उसके साथियों के कलेजे को जैसे ठंडक पहुंच गई। कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रगुप्त पुष्प वाटिका पहुंच दुखी मन से पेड़ और पौधों से गिरे सड़े पत्तों को एकत्रित करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य चाणक्य के अभाव में वो कैसे अपनी शिक्षा को पूरा कर पाएगा, क्योंकि तक्षशिला में न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी उसके खिलाफ थे। अपनी कक्षा पूरी करके आचार्य गजानन बाहर आए और इधर उधर एक नजर मार अकेले ही एक ओर निकल गए। कुछ ही देर में वो योग भवन में थे। इस समय वहां कोई भी नहीं था। आचार्य वहां खड़े होकर किसी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में कर्मचारी वहां आया। उसके आते ही गजानन ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजहंस की कोई खबर? कर्मचारी ने दबी आवाज में उत्तर दिया, नहीं आचार्य, वो अभी तक तक्षशिला से लौटे नहीं है। कर्मचारी का उत्तर सुना आचार्य गजानन राजहंस के बारे में विचार कर चिंतित हो गए। वो कर्मचारी उन्हें नमन कर दबे पांव से वहां से चला गया। आचार्य खुद से बड़बड़ाते हुए बोले, राजहंस को पाटलिपुत्र से आने में इतना समय क्यों लग गया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उसके बारे में पता करना होगा। उधर पाटलिपुत्र में राजहंस को सेनापति भुजंग बंदी बनाकर बाजार के रास्ते कारागार की ओर ले जा रहे थे। इसी बीच अमात्य भी अपने रथ पे बैठ के राज्य के दौरे पे निकले थे। वो अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे शक्टार को हटा दिया है और अब उन्हें किसी भी तरह मंत्री शंभुनाथ का खात्मा कर चाणक्य तक पहुंचना था। अमात्य कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें राजहंस के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अमात्य ने आवाज की दिशा में देखा तो एक युवा ब्राह्मण को सेनापति की निगरानी में कुछ सैनिक बंदी बनाए घसीटते हुए एक तरफ ले जा रहे थे। राजहंस सेनापति भुजंग से याचना करते हुए चिल्ला रहा था, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूं। ये सब चाल चाणक्य द्वारा चली गई है, मेरा विश्वास कीजिए। राजहंस की याचना का भुजंग पे कोई असर नहीं हो रहा था, किंतु अमात्य उसके शब्दों को सुन चुके थे। चाणक्य का नाम सुनते ही अमात्य के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ उस ओर ले चलो जहां सेनापति भुजंग है। सारथी ने अमात्य की आज्ञा अनुसार रथ दूसरी तरफ मोड़ दिया और सेनापति भुजंग के ठीक सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। भुजंग ने ज्यों ही मंत्री अमात्य को देखा तो सर झुकाकर उनका अभिवादन किया और पूछा, महामंत्री जी, आप यहां? कोई परेशानी थी तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों आने का कष्ट किया? नहीं भुजंग, हमें कोई कष्ट नहीं, हम तो राज्य के दौरे पे निकले थे। लेकिन तुम बताओ, इस दीनहीन ब्राह्मण को लेकर कहां जा रहे हो? अमात्य का प्रश्न सुन भुजंग बोले, महामंत्री जी, ये कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि एक गुप्तचर है। हमारा ध्यान भंग कर पाटलिपुत्र में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा था। भुजंग की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि राजहंस चिल्लाते हुए बोला, मैं कोई गुप्तचर नहीं बल्कि तक्षशिला के आचार्य गजानन का शिष्य हूं। उसकी बात सुन अमात्य हैरानी में बोले, यदि तुम तक्षशिला से हो तो यहां किस काम से आए थे? राजहंस बोला, अपने आचार्य गजानन द्वारा दी गई सूचना पहुंचाने। उन्होंने कहा था कि मैं सीमा सुरक्षा के सेनापति को जाकर बताऊं कि मगध का शत्रु चाणक्य मगध में प्रवेश करने वाला है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। यह सुनते ही अमात्य के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने भुजंग से पूछा, तुम्हें किसने कहा कि यह व्यक्ति एक गुप्तचर है? कांधार से आए व्यापारियों ने इसकी पुष्टि की है, सेनापति ने जवाब दिया। अमात्य ने आगे पूछा, क्या तुम्हें इसके पास कोई संदेहजनक वस्तु प्राप्त हुई? और जिन व्यापारियों द्वारा पुष्टि की गई, क्या तुमने उन सभी की अच्छी तरह से जांच की? भुजंग को कोई उत्तर देते ना बना। उसे कहीं ना कहीं अपने द्वारा की गई भूल का आभास हो चुका था। अमात्य उसकी परिस्थिति को ताड़ समझ चुके थे कि यह सारा खेल चाणक्य द्वारा रचा गया है। उन्होंने आदेश दिया, राजहंस को तुरंत रिहा किया जाए।
और मगध की सारी सीमाएं बांध दी जाए, बिना जांच के मगध से कोई बाहर ना जाने पाए। भुजंग ने हामी में सर नीचे कर दिया। चाणक्य के मगध में होने की खबर पाकर अमात्य का तो जैसे चेहरा खिल गया था। वो खुद से बात करते हुए बोले, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल चाणक्य, इस बार तू मगध से नहीं निकल पाएगा। अमात्य के चेहरे पे चाणक्य को पकड़ने का दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। इधर तक्षशिला में चंद्रगुप्त आचार्य गजानन द्वारा सूखी और सड़ी पत्तियां इकट्ठा करने के कार्य को पूरा तो कर चुका था, लेकिन हताशा ने उसे मानो पूरी तरह घेर लिया था। अपने ख्यालों में खोया वो अब उस ढेर को एकटक देखे जा रहा था कि तभी सुकेतुपनी सुकन्या की नजर उस पर पड़ी। उसको कक्षा से बाहर एक कूड़े के ढेर के सामने बैठा देख उसे समझ आ गया कि आज एक बार फिर चंद्रगुप्त किसी की द्वेषता का शिकार बन गया था। मौका देख सुकन्या उसके पास आई और उसकी हताशा को पढ़ते हुए बोली, चंद्र, इससे पहले कि तुम हार जाओ मैं तुम्हें बता दूं कि आचार्य चाणक्य का तुम पर बहुत विश्वास है और तुम्हारा प्रयास होना चाहिए कि उनका विश्वास किसी भी कीमत पर न टूटे। चंद्रगुप्त झुंझुलाते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? कितना मूर्ख हूं मैं, बिना ज्ञान के ही कह दिया कि इस धरती पे कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती। उसकी बात सुन सुकन्या समझाते हुए बोली, गलत नहीं थे तुम, क्योंकि तुम्हारे सामने सड़े गले पत्ते नहीं बल्कि उर्वरक है जो जन्म देता है नई फसल को। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो चंद्र। मुझे क्षमा करना, अब अगर थोड़ी देर और यहां बैठी तो काम देरी से करने के चक्कर में मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा। ऐसा कह सुकन्या ने चंद्रगुप्त की तरफ विश्वास भरी नजरों से देखा और वहां से चली गई। सुकन्या एक हवा के झोंके की तरह कुछ ही शब्दों में चंद्रगुप्त के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लौटा गई। उसे जाते देख चंद्रगुप्त पीछे से बोला, तुमने बातों ही बातों में मुझे ज्ञान की बात सिखाती सुकन्या। तुम सही कहती हो, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। जो चंद्रगुप्त अभी कुछ पल पहले तक हतोत्साहित था, अचानक ही उत्साहित हो उठा। सुकन्या उसकी ओर पलट मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। जहां सुकन्या की मदद पाकर चंद्रगुप्त का खोया उत्साह वापस आ गया था, वहीं दूसरी तरफ पब्बत को अपने पक्ष में करने की जिम्मेदारी लिए आचार्य चाणक्य अपने जीवन को दांव पे लगाकर सावधानी से जल महल की तरफ बढ़ रहे थे। रात्रि का दूसरा पहर बीत चुका था। उनके मन में तमाम शंकाएं भी थी और हल्का डर भी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान पे दांव लगाया था जिसके डसने पे सीधा मौत थी। आचार्य चाणक्य जलमहल के बाहर पहुंच सैनिकों से बचते हुए अंदर जाने का गुप्त मार्ग खोजने लगे। कुछ ही क्षणों में उनकी यह खोज पूरी हो गई। वो तुरंत ही बड़ी सावधानी से उस गुप्त मार्ग से जलमहल में प्रवेश कर गए। सैनिकों की दृष्टि से बचते हुए चाणक्य आगे तो बढ़ गए, लेकिन पूरे जलमहल में सन्नाटा पसरा देख असमंजस में पड़ गए। इससे पहले कि वो स्थिति को अच्छे से भांप पाते कि तभी द्वार बंद होने की आवाज उनके कानों में पड़ी। आवाज सुन चाणक्य पीछे पलटे तो ये देख हैरान रह गए कि किसी ने उस गुप्त द्वार के दरवाजे को भी बंद कर दिया था। आचार्य दबे पांव बड़ी चालाकी से पब्बत के कक्ष की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी जैसे उन्हें वहां छाई हुई खामोशी चुभने लगी। कुछ सोचते हुए आचार्य ने एक बार अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाई और बड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर आचार्य ने देखा कि आगे के मार्ग पर अंधेरा ही अंधेरा था। आचार्य पीछे मुड़े ही थे कि तभी अचानक किसी ने उनके पीछे जल रही सभी मशालें बुझा दी। किसी हमले की आशंका से आचार्य कोने में जाकर छिप गए। अब पूरे जल महल में घनघोर अंधेरा छा चुका था। चाणक्य मन ही मन सोच बोले, कहीं पब्बत ने मुझे पकड़वाने के लिए तो यह सब नहीं किया, लेकिन यदि उसे मुझे पकड़वाना होता तो सुबह सैनिकों से कहकर भी बंधक बना सकता था। आखिर वो चाहता क्या है? पूरे जलमहल में सिर्फ पब्बत के कक्ष में रोशनी थी। वो अपने कक्ष में बैठ आचार्य के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आचार्य चाणक्य अभी तक उसे कक्ष में नहीं पहुंच पाए थे। प्रतीक्षा करते हुए काफी समय हो गया। अब पब्बत अपने स्थान से उठ कक्ष से बाहर की तरफ जाने लगा कि तभी उसे अचानक कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई चुपके से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो थोड़ा घबराते हुए पीछे मुड़ा तो सामने चाणक्य थे। उन्हें देख वो आश्चर्यचकित रह गया। चाणक्य ने बगैर समय गवाए सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूं कि यह सब करने के पीछे तुम्हारी मंशा क्या थी?
पब्बत को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चाणक्य उसके सामने खड़े हैं। थोड़ा सा पकाते हुए वो बोला, आप गुरु हैं, अक्सर शिष्यों की परीक्षा लेते होंगे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आपकी परीक्षा लूं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतने घने अंधकार में भी आप कैसे मेरे कक्ष तक पहुंच गए? पब्बत के चेहरे पर छाई असमंजसता को देख चाणक्य हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, बहुत आसान था। तुमने महल के दिए तो बुझा दिए, लेकिन अपने वस्त्र बदलना भूल गए, जिनसे केवड़े के पुष्पों की महक आ रही थी। तुम जहां जहां से चलकर कक्ष में आए थे वो स्थान केवड़े की सुगंध से महक रहा था। बस उसी का अनुसरण करते हुए मैं अभी तुम्हारे कक्ष तक आ गया। पब्बत को यकीन नहीं हो रहा था कि आचार्य ने सुबह की उस छोटी सी भेंट में इतनी दूर से भी उसके वस्त्रों से केवड़े के इत्र की महक सूंघ ली थी। चाणक्य ने पब्बत का भरोसा जीत लिया था। उसने सम्मान में उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, इन सब परीक्षाओं के लिए मुझे क्षमा करना आचार्य, लेकिन एक असल शत्रु और असल हितैषी की परख करना मेरे लिए अनिवार्य था। आप भले ही मेरे पिता के शत्रु होंगे, लेकिन मुझे लेकर आपकी दूरदर्शिता पर मेरा संशय मिट चुका है। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं आचार्य। तक्षशिला में आकर शिक्षा ग्रहण करो, चाणक्य ने दृढ़ता से कहा। एक ओर जहां आचार्य चाणक्य और पब्बत आपस में वार्तालाप कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सेनापति भुजंग कुछ सैनिकों के साथ जल महल के द्वार पे पहुंच चुके थे। महल के भीतर इतना अंधेरा देख उन्होंने तुरंत सैनिकों को मशाल जलाने का आदेश दिया और दौड़ते हुए पब्बत के कक्ष की ओर बढ़े। इन सब गतिविधियों से अनजान कक्ष में पब्बत को सोच में डूबा देख चाणक्य गंभीर होते हुए बोले, कहो पब्बत, क्या निर्णय है तुम्हारा? इससे पहले कि पब्बत अपना निर्णय सुना पाता, कक्ष की तरफ भागकर आते सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल सेनापति भुजंग पब्बत के कक्ष में आ पहुंचे और उनके पीछे हाथ में मशाल लिए कई सारे सैनिक थे। सेनापति भुजंग को इतने सारे सैनिकों के साथ यूं अपने कक्ष में देख राजकुमार पब्बत के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। वो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि सेनापति भुजंग राजा धनानंद के विश्वास पात्रों में से एक थे और यह निश्चित था कि अगर उन्होंने चाणक्य को यहां देख लिया तो अभी जाकर यह बात राजा धनानंद को बता देंगे कि मगध का राजकुमार, वहां का भावी राजा, उनके ही विद्रोही के साथ मिला है। इस विषम परिस्थिति में फंसा पब्बत जैसे ही सहमी नजर से चाणक्य की तरफ मुड़ा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि आचार्य चाणक्य वहां उपस्थित ही नहीं थे। चाणक्य सेनापति भुजंग और सैनिकों के आने की आहट पहले ही सुन चुके थे, इसलिए सबकी दृष्टि से बचकर वो तुरंत ही कक्ष में ही एक पर्दे के पीछे जाकर छिप गए थे। आचार्य चाणक्य को कक्ष में ना देख पब्बत ने राहत की सांस ली। भुजंग ने एक नजर कक्ष में दौड़ाई तो देखा कि पब्बत के अलावा वहां और कोई नहीं था। उन्होंने तुरंत ही सैनिकों को वहां से जाने का आदेश दिया और खुद आगे चलकर पब्बत के पास आए और उनका अभिवादन किया। राजकुमार पब्बत को इस तरह शांत देख सेनापति भुजंग हैरानी में बोले, युवराज, आप ठीक तो हैं? और आपके महल में इतना अंधेरा क्यों है? सेनापति की बात सुनकर पब्बत उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोला, सेनापति जी, मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, इसी कारण मैंने आज शीघ्र ही दिए बुझवा दिए ताकि आराम कर सकूं। लेकिन आप कहें, अचानक मेरे कक्ष में आने का कोई विशेष कारण? सेनापति भुजंग गंभीर स्वर में बोले, जी राजकुमार, सूचना मिली है कि महाराज धनानंद को चुनौती देने वाला कपटी ब्राह्मण चाणक्य इस समय मगध में ही है। वो यहां किस प्रायोजन से आया है यह किसी को भी नहीं पता, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सभी को चौकन्ना होने के लिए कहा गया है। मैंने आपके महल की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है या किसी भी व्यक्ति पर संदेह होता है तो आप तुरंत मुझे सूचित कीजिएगा। ठीक है सेनापति जी, अगर मुझे कुछ पता चला या परेशानी हुई तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। अभी आप जा सकते हैं, पब्बत ने आदेश देते हुए कहा। यह सुन सेनापति भुजंग ने पब्बत के आगे शीश झुकाया और कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी उन्हें पर्दे के पीछे किसी के होने का आभास हुआ। वो उस तरफ मुड़े और धीमे कदमों से पर्दे की तरफ बढ़े।
जैसे जैसे भुजंग के कदम पर्दे की ओर पड़ रहे थे, वैसे वैसे राजकुमार पब्बत की सांसें अटकने लगी थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि चाणक्य उस पर्दे के पीछे ही छिपे हैं। पर्दे के पास पहुंच सेनापति एक पल के लिए रुके और फिर अपने बाएं हाथ से पर्दे को हटाने वाले थे कि तभी राजकुमार पब्बत लगभग चिल्लाते हुए बोला, सेनापति जी, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमें काफी थकान भी महसूस हो रही है, इसलिए आप शीघ्र ही यहां से चले जाएं। भुजंग का हाथ हवा में ही रुक गया। वहीं पर्दे के पीछे खड़े चाणक्य ने चैन की सांस ली। भुजंग क्षमा मांगते हुए बोला, क्षमा कीजिए युवराज, मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, आप विश्राम कीजिए, मैं चलता हूं। ये कहकर भुजंग पब्बत के कक्ष से बाहर निकल गए। उनके जाते ही पब्बत अपने कक्ष के द्वार तक आया और एक बार द्वार के बाहर देख उसने यह सुनिश्चित किया कि यहां कोई और तो नहीं। पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद उसने कक्ष का द्वार बंद किया और कक्ष के भीतर आकर आचार्य चाणक्य को आवाज दी, आचार्य, खतरा टल चुका है, कृपया सामने आ जाए। पब्बत की बात सुन आचार्य पर्दे के पीछे से निकलकर उसके सामने आए और बोले, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। पब्बत विनम्रता से बोला, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं आचार्य, लेकिन अब आपका यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। मुझे लगता है आपको तुरंत ही मगध छोड़कर चले जाना चाहिए। चाणक्य थोड़ा चिंतित होते हुए बोले, ये इतना आसान नहीं है। मैंने सेनापति भुजंग की बातें सुनी। अगर उन्होंने जल महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी है तो उसका सीधा मतलब है कि उन्होंने मगध की सीमा पे भी कड़ी सुरक्षा बिठा दी होगी। मुझे अब मगध से निकलने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी बात सुन पब्बत कुछ सोचते हुए बोला, आचार्य, आप चिंता ना करें, मगध की सीमा से आपको सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। आप मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। चाणक्य ने आखिरकार राजकुमार पब्बत को अपने विश्वास के घेरे में ले ही लिया था। वो अपनी इस विजय पे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहीं पब्बत चाणक्य से काफी हद तक प्रभावित हो चुका था। उसे जैसे चाणक्य में अपने जीवन का उज्जवल भविष्य दिखने लगा था। चाणक्य ने जिस तरह उसे भारतवर्ष के सम्राट बनने का सपना दिखाया था, वो सपने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। इधर तक्षशिला में अपनी आज की शिक्षा खत्म कर चंद्रगुप्त छात्रावास पहुंचा। अपने वस्त्र बदलकर उसने छात्रावास की कोठरी से एक कंबल लिया और अपने कक्ष में जाकर जमीन में बिछे अपने बिस्तर पे लेट गया। बिस्तर पे लेटते ही वो एक झटके में उठकर खड़ा हो गया। उसका बिस्तर पूरा गीला था। तभी वीरसेन और उसके साथी जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आए। उन्हें हंसता हुआ देख चंद्रगुप्त समझ गया कि ये इन्हीं की शरारत है। हंसते हंसते वीरसेन ने पूछा, क्या हुआ सम्राट, आपको कोई परेशानी है? तभी एक दूसरा छात्र बोला, बेचारे सम्राट चंद्रगुप्त का बिस्तर जलमग्न हो गया। और यह सुनकर वहां मौजूद सभी छात्र जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रगुप्त ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने बिस्तर से उठा और उन सब की तरफ ध्यान न देते हुए वहां से बाहर चला गया। उसे बाहर जाते देख उनमें से एक छात्र बोला, ये बाहर कहां चला गया? वीरसेन ने तंज कसते हुए कहा, शायद सम्राट आज तारों की छांव में सोना चाहते हो। सारे छात्र एक बार फिर हंसने लगे और थोड़ी देर घूमने के लिए छात्रावास से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त सूखी घास का एक गट्ठर उठाकर लाया और उसे अपने बिस्तर के स्थान पर बिछा लिया। कुछ समय बाद जब वीरसेन और उसके साथी छात्रावास लौटे तो चंद्रगुप्त को घास के ऊपर दिए गए रोशनी में अपना अध्याय पढ़ते देख चिढ़ गए। उन्हें तो लगा था कि आज रात भी चंद्रगुप्त की नींद खराब कर देंगे, पर चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर उनको मात दे दी थी। कुछ ही समय में जब सब छात्र सोने लगे, चंद्रगुप्त ने भी अध्याय खत्म कर दिए को बुझा दिया और सोने के लिए लेट गया। कुछ ही समय में उसे नींद आ गई। छात्रावास में अब सन्नाटा पसरा पड़ा था। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद वीरसेन के इशारे पर दो छात्र उठे और चंद्रगुप्त का कंबल खींचने के लिए उसकी ओर बढ़े। वो चंद्रगुप्त के पास गए तो देखा कि वो कंबल ओढ़े सो रहा है। उनमें से एक ने पिछली बार की तरह खिड़की खोल दी और दूसरा बड़ी सफाई से चंद्रगुप्त का कंबल सरकाने लगा, पर कंबल था कि सरकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस छात्र ने दोबारा कोशिश करते हुए कंबल खींचने के लिए थोड़ा और जोर लगाया, लेकिन कंबल फिर भी नहीं सरका। कंबल के अंदर सर छुपाए चंद्रगुप्त हंस रहा था, क्योंकि उसने उस कंबल के दोनों सिरों को अपनी उंगली से बांध रखा था। खींचकर वो छात्र अंधेरे में ही वीरसेन के पास पहुंचा और तभी आवाज में उससे बोला, पता
नहीं कंबल के साथ क्या कर रखा है, खिसक ही नहीं रहा। वीरसेन का दांव फिर खाली गया। अब उसने कुछ सोचते हुए अपने पास रखा पानी का लोटा उठाया और उसे देते हुए कहा, इसका बिस्तर गीला किया था, अब इसको कंबल के साथ ही जलमग्न कर दो, जाओ। लोटा देते हुए वीरसेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वीरसेन से लोटा ले वो छात्र दबे पांव चंद्रगुप्त की ओर बढ़ा कि तभी उसके मुंह से चीख निकली, जिसे उसने किसी तरह से दबाया। उसने नीचे देखा तो उसके पांव में कांटा चुभा था। एक पांव को ऊपर किए उसने जैसे तैसे संतुलन बनाया, लेकिन तभी दूसरे पांव में भी कांटा चुभ गया। इस बार वो अपने को संतुलित नहीं कर पाया और वो लोटा उसके हाथ से छूटकर उसके साथी राजकुमार के ऊपर जा गिरा और उसका कंबल भीग गया। चंद्रगुप्त को शंका थी कि कंबल न सरका पाने की वजह से वो अब किसी नई युक्ति के साथ वापस लौटेगा, इसलिए उसके जाते ही चंद्रगुप्त ने अंधेरे का फायदा उठाकर अपने से थोड़ी दूर कुछ कांटे फेंक दिए थे। लोटा लिए उस छात्र को अंधेरे में वो कांटे नहीं दिखे, जिसका और भी विषम परिणाम उसे अब पता चलने वाला था, क्योंकि पानी जिस राजकुमार पर गिरा वो इन सबसे अनजान गहरी नींद में सो रहा था। पानी गिरने से उसकी नींद टूट गई और वो गुस्से में अपने ही साथी से जा बढ़ा और इस तरह दोनों मित्रों में झगड़ा शुरू हो गया। यह देख वीरसेन का खून खौल उठा, लेकिन गुस्से में वो झगड़ा सुलझाने के बजाय अपना कंबल तान सोने चल दिया। उन दो दोस्तों को आपस में लड़ता देख चंद्रगुप्त मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जहां चंद्रगुप्त ने अपनी सूझबूझ से अकेले ही अपना बचाव कर लिया, वहीं अगली सुबह चाणक्य पब्बत के दिए भरोसे पर वेश बदल मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के प्रवेश द्वार के सामने था। प्रवेश द्वार पर दोगुनी सुरक्षा देख उन्हें अचंभा नहीं हुआ। वहां का माहौल ठीक उनके मगध प्रवेश के दिन जैसा था। बाहर जाने के सभी मार्ग बंद कर दिए गए थे और सिर्फ मुख्य द्वार ही आवाजाही के लिए खुला था। चाणक्य ने द्वार के चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि राजहंस को मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर बने एक छोटे से गुंबद पर बिठाया गया था और वो वहीं से बैठकर वो आने जाने वालों को ध्यान से देख रहा था। आचार्य चाणक्य थोड़ी सतर्कता के साथ प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो सेनापति भुजंग उन्हें रोकते हुए बोले, अपना परिचय और यहां आने का उद्देश्य बताओ। चाणक्य उत्तर देते हुए बोले, जी मैं एक वैद्य हूं और मैं गांधार राज्य से यहां अपना व्यवसाय जमाने आया था। सेनापति भुजंग ने चाणक्य को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और सख्त होते हुए बोले, लेकिन अभी कहां जा रहे हो? चाणक्य ने बड़ी नरमी से उत्तर देते हुए कहा, कुछ औषधियां कम पड़ गई हैं, उन्हें लेने वापस गांधार जा रहा हूं। सेनापति भुजंग ने एक सैनिक को इशारा करते हुए चाणक्य की तलाशी लेने को कहा। सैनिक आगे बढ़ा और उसने चाणक्य से उनकी पीठ पे लटका झोला मांगा। उसने झोले की अच्छी तरह से जांच की तो उसे सिवाय जड़ी बूटियों के और कुछ नहीं मिला। सैनिक झोले को सेनापति को दिखाते हुए बोला, सेनापति जी इनकी झोली में जड़ी बूटियों के अलावा कुछ नहीं है। सेनापति ने एक नजर चाणक्य की ओर देखा, लेकिन उनके मुख के भाव सामान्य थे। फिर कुछ सोचते हुए वो बोले, इनके वस्त्रों और पगड़ी की तलाशी लो। ये सुनते ही चाणक्य के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन वो अपनी चिंता को छुपाते हुए बोले, क्या बात है, अब बाहर जाने वालों की भी तलाशी ली जाएगी? मैं तो साधारण वैद्य हूं, भला मेरे पास क्या हो सकता है? उसकी बात सुन भुजंग बोले, आपसे किसी ने कुछ पूछा या बोलने के लिए कहा? चुपचाप खड़े रहो और अपनी तलाशी दो। सेनापति का आदेश सुनते ही सैनिक चाणक्य के कपड़ों की तलाशी ले उनकी पगड़ी की तरफ बढ़ा। चाणक्य का भेद खुलने के बीच अब कुछ बचा था तो वो थी उनकी पगड़ी। उनकी पगड़ी खुलते ही उनकी शिखा के खुले बालों को देख उनकी तुरंत पहचान हो सकती थी। गुंबद में बैठा राजहंस भी चाणक्य पर नजर गड़ाए बैठा था। उसे उनका मुख देख शंका होने लगी थी। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि वैद्य के भेष में यह आदमी और कोई नहीं, चाणक्य ही है। लेकिन किसी की गलत पहचान करने का अब उसमें साहस नहीं था। फिर भी कुछ सोचते हुए गुंबद से नीचे की तरफ भागा वो। इधर चाणक्य की तलाशी ले रहा सैनिक उनकी पगड़ी खोलने ही वाला था कि तभी महल का एक सैनिक अपने घोड़े को भगाते हुए वहां आया और बोला, अरे वैद्यराज, आप अभी तक यहां से गए नहीं? महल के सैनिक को देख सेनापति भुजंग बोले, क्या तुम इन्हें जानते हो? सैनिक ने उनका अभिवादन किया और बोला, अच्छी तरह से। इन्होंने कल राजकुमार पब्बत की रक्षा की। कल जंगल में आखेट करते हुए राजकुमार ने कोई जंगली फल खा लिया था और जब रात्रि को उनका स्वास्थ्य अचानक खराब होने लगा तो राजगुरु की अनुपस्थिति में इन्होंने ही राजकुमार का इलाज किया। राजकुमार का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है,
जिसके लिए इन्हें तुरंत ही गांधार से एक विशेष किस्म की स्वर्ण भस्म लानी है, इसलिए इन्हें जाने दिया जाए। तभी राजहंस भी वहां पहुंच गया, लेकिन महल के सैनिक की बात सुन उसने चुप रहना ही उचित समझा। सेनापति भुजंग को भी बीती रात की बात याद आई, जब राजकुमार पब्बत ने उनसे कहा था कि उन्हें अपना स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी पुष्टि करने के लिए सेनापति ने सैनिक से पूछा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है या कोई संदेश? सैनिक ने उन्हें राजमहल से आया हुआ एक सूचना पत्र दे दिया, जिसमें लिखा गया था कि वैद्यराज को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए और उन्हें बिना रोके मगध की सीमा से बाहर जाने दिया जाए। सूचना पत्र के अंत में राज्य की मुहर भी लगी थी। राजसी पत्र देख राजहंस की सांसें अटक गई। उसके चुप रहने के निर्णय ने आज उसे बचा लिया था। अगर वो पत्र मिलने से पहले ही उस वैद्य को चाणक्य बता देता, तो पत्र देखने के बाद सेनापति भुजंग इस बार उसके शीश को उसके धड़ से अलग करने में जरा सा भी ना हिचकिचाते। इससे पहले कि सेनापति की नजर उस पर पड़ती, वो चुपचाप वापस गुंबद की ओर पड़ गया। राजसी पत्र पढ़कर भुजंग को विश्वास हो गया कि यह वैद्य ही है। उसने अपने व्यवहार के लिए चाणक्य से क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा कीजिए वैद्यराज, असल में एक दुश्मन मगध में घुस आया है और उसकी तलाश में हमें हर व्यक्ति की तलाश ही लेनी पड़ रही है। आप जा सकते हैं, मैं आपकी मंगल यात्रा की कामना करता हूं। उन्होंने तुरंत आदेश दे चाणक्य के लिए प्रवेश द्वार खुलवा दिया। वहां से निकलते समय चाणक्य भुजंग के सामने आए और बोले, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात? आप तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही वो व्यक्ति आपके सामने हो और इससे पहले कि वो आपकी नाक के नीचे से निकले, आप उसकी पहचान कर उसे पकड़ लें। यह कह चाणक्य ने सेनापति को नमन किया और चेहरे पे दबी हुई मुस्कुराहट लिए बिना किसी भय के मगध के प्रवेश द्वार के बाहर निकल गए। पब्बत के द्वारा यह राजसी पत्र भिजवाना इस बात का सबूत था कि अब वो चाणक्य से शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी कदम लेने से पीछे नहीं हटेगा। एक और जहां आचार्य चाणक्य तक्षशिला के लिए जा चुके थे, वहीं राजकुमार पब्बत तक्षशिला जाने के लिए राजा धनानंद की आज्ञा लेने आज राजसभा में आया था। राजा धनानंद अपनी राजसभा में नृत्य और मदिरा में मग्न थे। अमात्य भी इस समय उनके पास ही बैठे थे। राजकुमार पब्बत को राजसभा में आया देख अमात्य हैरान थे, क्योंकि आज से पहले कभी पब्बत राजसभा तो दूर खुद चलकर धनानंद के पास भी नहीं आया था। पब्बत को राजसभा में देख धनानंद ने नर्तकियों को रुकने के लिए कहा और पब्बत को देख बोले, आज मगध के राजकुमार रास्ता तो नहीं भटक गए? पब्बत ने अपने पिता धनानंद के स्तंज को नकार उनका अभिवादन किया और अपनी बात रखते हुए बोला, मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला जाना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर धनानंद हंसने लगा और इशारे से दासी को उनके मुंह में मदिरा डालने के लिए कहा। दासी ने बड़ी कामुकता के साथ उनकी इच्छा अनुसार मदिरा का पूरा प्याला उनके मुंह में उड़ेल दिया। मदिरा पीने के बाद धनानंद ने कहा, जहां जा रहे हो जाओ, हमसे अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? पब्बत बोला, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और आपकी आज्ञा से ही मैं पढ़ने जाऊंगा। जहां एक और धनानंद को अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वहीं तक्षशिला का नाम सुनते ही अमात्य के कान खड़े हो चुके थे। पब्बत की बातों से उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, वो आज उनसे तक्षशिला जाने की अनुमति लेने आया था। धनानंद बोले, ठीक है, तुम जा सकते हो। वापस जाने के लिए पब्बत मुड़ाई था कि तभी अमात्य उसे रोकते हुए बोले, तक्षशिला जाने की क्या आवश्यकता है? क्या मगध के शिक्षकों पे तुम्हारा भरोसा नहीं रहा, या फिर तुम जानबूझकर मगध से दूर जाना चाहते हो? तक्षशिला में वो सब कुछ है जो मुझे एक कुशल शासक बना सकता है। यहां मगध में इतने ऐशो आराम के बीच रहकर शिक्षा ग्रहण करना आसान नहीं है। यह कहते हुए पब्बत ने अपने पिता की दासियों और वहां रखे मदिरा के प्यालों की तरफ इशारा कर दिया। अमात्य उसकी बातों का आशय समझ चुके थे, लेकिन वो उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। धनानंद अमात्य की तरफ देखते हुए बोला, अमात्य, ये जाना चाहता है तो जाने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं इसे? अमात्य गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि महाराज, तक्षशिला में वो कपटी आचार्य चाणक्य भी है और हमें इस बात का भय है कि वो राजकुमार पब्बत जैसे भोले राजकुमार को अपने जाल में फंसा उनका इस्तेमाल मगध शासन के विरुद्ध भी कर सकता है। अमात्य की बात सुनकर पब्बत के चेहरे का रंग उड़ गया,
लेकिन उसने अपना डर अमात्य के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसी समय एक दास ने राज्यसभा में प्रवेश किया। राजा और अमात्य का अभिवादन कर वो बोला, महामंत्री जी, सुबह से शाम होने को आई, लेकिन चाणक्य का कुछ पता नहीं चला।